नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत पर उंगली उठाओगे तो जनाजे में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा, सीएम योगी का तीखा वार। पाकिस्तान के मददगार सर्जिकल स्ट्राइक, तुर्की चैनल टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट बैन। तुर्की और चीन के बहिष्कार की मांग, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बड़ा बयान। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहू 20 दिन बाद पाकिस्तान से रिहा, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ हैंडओवर। और 25 साल की हिंदू बेटी बनी बलूचिस्तान की असिस्टेंट कमिश्नर, कशिश चौधरी ने रचा इतिहास। और अब खबरें विस्तार से। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आदि दर्शकों में मौजूद थे। जस्टिस गवई अब भारत के नए सीजेआई हैं। देश के इस सबसे अहम पद पर बैठने से पहले गवई ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। सीजेआई पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवई के पैर छुए। 52वें सीजेआई के रूप में उत्तराधिकारी प्राप्त करने वाले जस्टिस गवई अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजेआई हैं। इससे पहले जस्टिस केजी बालकृष्ण 2010 में सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो देश के सीजेआई बनने से पहले बौद्ध जज भी हैं। जस्टिस भूषण गवई की मां कमलाताई गवई ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में भरोसा जताया कि उनका बेटा अपने नए पद के साथ पूरा न्याय करेगा। मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती जिला निवासी जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आरएस गवई बिहार, केरल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भी थे। कमलाताई गवई ने कहा कि ये सभी के लिए बहुत खुशी का क्षण है। उन्होंने बताया कि जस्टिस भूषण गवई बहुत छोटी उम्र से ही कठिन परिस्थितियों में और कई समस्याओं को पार करते हुए आज इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सीएम योगी ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया और प्रदेशवासियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और जवानों का अभिनंदन किया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय धैर्य और एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70-75 वर्षों में उसने केवल आतंकवाद के बीज ही बोए हैं। आतंकवाद को दिए जा रहे आश्रय से ये साबित होता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल लेगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय
और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दे गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 भोपू ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद अब टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। टीआरटी वर्ल्ड तुर्की का ब्रॉडकास्टर है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहा था। तुर्की और चीन के ब्रॉडकास्टर लगातार भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयार एर्दोगन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत को संकेतों में चेतावनी देने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने तुर्की के लीडिंग ब्रॉडकास्टर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि तुर्की के प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान को एक तरह से डायरेक्ट मदद की है। तुर्की से ज्यादा मदद अगर किसी ने की होगी तो चीन है। चीन का भारत में 13% इंपोर्ट है और बड़े पैमाने पर चीन का इंपोर्ट और सप्लाई भारत में आता है। दलवाई ने कहा है कि चीन की मदद को भी रोकना चाहिए। तुर्की के साथ साथ चीन के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करना चाहिए। इससे चीन की पाकिस्तान को मदद करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेब का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और ड्रोन दिए हैं। पुणे के एपीएमसी मार्केट के सेब व्यापारी देशभक्ति के लिए तुर्की के सेब का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ग्राहक तुर्की का सेब नहीं खरीदना चाहते हैं। वे रोजाना हजारों बॉक्स सेब बेचते हैं और अब ग्राहक तुर्की के सेब को नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल विरोध करना चाहिए, कोई सवाल ही नहीं। वो तुर्की ने डायरेक्ट वो पाकिस्तान को हर एक तरह से मदद की है, लेकिन उससे ज्यादा मदद अगर किसने की होगी तो चाइना ने की है। चाइना का यहाँ जो इंपोर्ट है वो 13% है और ये बड़े बड़े जो ये है मशीनरी वो चाइनीज है, तो वो भी बंद करो, क्योंकि बड़े पैमाने पे चाइनीज इंपोर्ट जो है और चाइनीज सप्लाई है वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में आता है। वो बंद करो, फिर चाइना पाकिस्तान को कैसी मदद करती है वो दिखाई देगा। पाकिस्तान ने भारत के दबाव में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साहू को हिरासत से रिहा कर दिया है। साहू 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए थे। वो पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे और गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। आज 14 मई को करीब 20 दिन बाद उनकी वापसी हो गई है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया है। साहू को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी अमृतसर के माध्यम से 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू की वापसी के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के पास भी एक पाकिस्तानी जवान था जिसे बीएसएफ ने राजस्थान में पकड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स का जवान भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने उसे श्री गंगानगर में बॉर्डर के पास से पकड़ा था। फिलहाल पूनम कुमार साहू की वापसी से उनके परिवार को राहत मिली है।
पाकिस्तान के अशांत और संवेदनशील राज्य बलूचिस्तान से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। यहाँ की एक 25 साल की हिंदू युवती कशिश चौधरी ने वो मुकाम हासिल किया है जो आज तक अल्पसंख्यक समुदाय की किसी महिला को नहीं मिला। कशिश चौधरी अब बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। उन्होंने ये सफलता बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके हासिल की है। ये न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पाकिस्तान में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गर्व का पल माना जा रहा है। महज 25 साल की उम्र में कशिश चौधरी ने बलूचिस्तान में हिंदू समुदाय का नाम रोशन कर दिया है। कशिश चौधरी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। चगाई जिले के नौशकी कस्बे की मूल निवासी कशिश ने ये उपलब्धि हासिल करके इतिहास रच दिया है। कशिश और उनके पिता गिरधारी लाल ने सोमवार को क्वेटा में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती से मुलाकात की। उन्होंने सीएम से कहा कि वो महिला और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगी, साथ ही प्रांत के समग्र विकास पर भी ध्यान देंगी। सीएम बुख्ती ने यह भी कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के कारण प्रमुख पदों पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कशिश देश और बलूचिस्तान के लिए गर्व का प्रतीक है। कशिश चौधरी के पिता गिरधारी लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी बेटी अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के चलते सहायक आयुक्त बन गई है। लाल ने कहा कि उनकी बेटी ने हमेशा पढ़ाई करने और महिलाओं के लिए कुछ करने का सपना देखा था। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक तरफ भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के दखल पर कड़ा ऐतराज जताया है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेमा खांडू ने भारत चीन सीमा पर एंजो जिला में अंतिम चौकी किबुथु में कैबिनेट बैठक कर इतिहास रच दिया है। उनकी ये बैठक अब काफी चर्चाओं में है। सीएम खांडू ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाकर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि वो भारत की जमीन से दूर रहे। इस बैठक का मकसद राज्य के विकास को और गति देना है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम खांडू ने इस बैठक को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हम अपने लोगों के कल्याण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। कुशल सेवा वितरण के लिए सरकारी विभागों को मजबूत कर रहे हैं, राजस्व सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं और अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा संकेत मिला है और वो संकेत आया है शिवसेना नेता संजय राउत की जुबानी। राउत ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र को एक नई दिशा दे सकता है। राउत ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा बीजेपी और शिंदे सरकार की नीति राज्य के लिए नुकसानदेह है और अब वक्त है विपक्षी ताकतों के एक होने का। अगर मनसे और शिवसेना का गठबंधन होता है तो ये न सिर्फ एक बड़ा सियासी बदलाव होगा बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा भी बन सकता है। आइए सुनते हैं कि संजय राउत ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। हम आखिर तक हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहेंगे। हम लोगों को और महाराष्ट्र को बताना चाहते हैं, अगर आपके मन में यह है कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी एक साथ आकर राजनीति करनी चाहिए मुंबई महाराष्ट्र की, तो हमारे तरफ से हमने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन हमारी एक ही भूमिका है, शर्त नहीं बोलूंगा मैं। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है, चाहे वो
बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे और कोई, उनके साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उनका स्वागत नहीं करना चाहिए। यही है, बाकी हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या उद्धव और राज ठाकरे वाकई एक मंच पर आएंगे और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। महाराष्ट्र के वसई विरार इलाके में आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई नाला सुपारा इलाके में 41 अवैध इमारतों से जुड़े घोटाले को लेकर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस घोटाले से जुड़े डेवलपर्स के कुल 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जाने की बात सामने आ रही है। इन इमारतों के निर्माण में भारी अनियमितताएं और नियमों की अनदेखी की शिकायतें पहले से ही सामने आ रही थीं। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें प्रमुख नाम हैं डेवलपर्स अनिल गुप्ता, सीताराम गुप्ता और भाजपा कार्यकर्ता विवेक तिवारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी इनसे पैसे के लेन देन, इमारत निर्माण की प्रक्रिया और राजनीतिक सांठगांठ को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन ईडी की टीम ने जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइसेस की जांच शुरू कर दी है, जिससे आगे और नाम सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आवाज इंडिया संवाददाता मनोज तांबे ने वसई विरार के उन इलाकों का जायजा लिया जहां ये कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के सटे वसई विरार शहर में ईडी ने 13 जगह पर छापेमारी की है, जिसमें नाला सुपारा के 41 इमारतों का मुद्दा सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों पहले महानगर पालिका के माध्यम से नाला सुपारा पूर्व के ओसवाल नगरी में 41 इमारतों के ऊपर कार्रवाई करके हजारों नागरिकों को बेघर किया गया था। इसके पूर्व अभी महानगर पालिका के ऊपर और जिस विकासक थे उस इमारतों के उसके ऊपर ईडी ने अभी छापेमारी करना शुरू किया है। फिलहाल आज सुबह से 7 बजे से ये छापेमारी हर जगह पर शुरू हो चुके हैं। इसमें 13 जगह जो है उसमें विकासक और पालिका के कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई में बहुजन विकास अघाड़ी के माजी नगर सेवक सीताराम गुप्ता, इनके घर के सामने ईडी ने छापेमारी शुरू की है। बड़ी पुलिस के फौज के बरदात में ये छापेमारी शुरू है। फिलहाल इस अंजाम के बाद क्या सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर गोयल के साथ मनोज तांबे, आवाज़ इंडिया, नाला सुपारा। खबरें ये भी मिल रही हैं कि ईडी की इस छापेमारी में बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक और डेवलपर्स ने प्राथमिक तौर पर अभी सिर्फ पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो घोटाले की तमाम परतों को लेकर संबंधित विकासकों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। आंखों से देख नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन देखने का नजरिया साफ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस बात को सच कर दिखाया है महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रहने वाले नेत्रहीन करण तुकाराम पवार ने। वाशिम जिले के पिंपरी फॉरेस्ट गांव में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने पूरे महाराष्ट्र को गौरव से भर दिया है। यहाँ रहने वाले करण तुकाराम पवार जन्म से ही नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया वो पूरी पीढ़ी के लिए एक बड़ी मिसाल है। करण ने 10वीं की परीक्षा में 86.80 अंक हासिल किए हैं। करंजा लाड तहसील के इस छोटे से गांव में रहकर आर्थिक तंगी और शारीरिक सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए करण ने ये साबित कर दिया कि हौसले के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। करण के माता पिता खेतों में मजदूरी कर घर चलाते हैं, ऐसे में पढ़ाई करना ही एक संघर्ष था। लेकिन करण ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपने संगीत के हुनर से भी घर की आर्थिक मदद की। करण का कहना है कि दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, अगर जीवन को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो हर मंजिल को पार किया जा सकता है। उनकी ये सफलता न सिर्फ उनके गांव या परिवार के लिए गर्व की बात है बल्कि देश भर के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्तंभ भी बन गई है। महाराष्ट्र के अकोला में सुबह के वक्त अकोला शहर के कई ज्वेलर्स व्यापारियों के यहां आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी अकोला शहर के पूनम ज्वेलर्स, अग्रवाल ज्वेलर्स, ईशा ज्वेलर्स और कुछ अन्य दुकानों पर एक साथ की गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नागपुर और औरंगाबाद से आए अफसरों ने संबंधित ज्वेलर्स व्यापारियों के ऑफिस और शोरूम में दस्तावेजों की छापेमारी के बाद लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी है और नए पुराने सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है।
अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि छापेमारी की असली वजह क्या है, लेकिन अकोला शहर में चर्चा ये भी है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह हो सकती है। फिलहाल आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और आयकर अफसर सुबह से ही इन जगहों पर मौजूद हैं। इस छापेमारी से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में रोहित शर्मा से मुलाकात की और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को शुभकामनाएं दी। फडणवीस ने रोहित के 14 वर्ष के करियर को सराहा और राज्य सरकार ने खेल के प्रति रोहित के समर्पण और उनके योगदान की सराहना की। फडणवीस ने रोहित के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। फडणवीस ने रोहित के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का मेरे आधिकारिक निवास वर्षा में स्वागत है। उनसे मिलकर और बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और अपने सफर के अगले अध्याय में निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि रोहित ने 7 मई को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की जानकारी दी थी। रोहित के इस फैसले को क्रिकेट जगत में बहुत महत्व दिया जा रहा है। फडणवीस की रोहित से मुलाकात ने अपने प्रति सम्मान और समर्थन को दर्शाया है। विजय देवरकोंडा की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंगडम की रिलीज डेट में बदलाव की खबर से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। विजय ने खुद इसकी नई तारीख का ऐलान किया है, जिसने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है। ये फिल्म पहले 30 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 4 जुलाई 2025 तक टाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और अनिरुद्ध रविचंद्र के बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरा करने में समय लगने की वजह से ये फैसला लिया गया है। मेकर्स ने फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें जूनियर एनटीआर, रणवीर कपूर और सूर्या ने तेलुगु, हिंदी और तमिल में नरेशन दिया था। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा है, जिसमें विजय देवरकोंडा एक दमदार किरदार में नजर आएंगे। फैंस अब जुलाई में विजय के इस एक्शन अवतार को देखने के लिए उत्साहित हैं। ये दूसरी बार है जब किंगडम की रिलीज को टाला गया है। इससे पहले इसे 28 मार्च से आगे टाल दिया गया था। फैंस विजय की फिल्म के लिए और इंतजार करने को तैयार हैं, बस धमाका होना चाहिए। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।